पिछले वीडियो में फसलों के बारे में अपन ने पढ़ा। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। कि हरित क्रांति क्या थी, उसके जनक कौन थे, हरित क्रांति भारत में क्यों लाई गई, इसका क्या कारण रहा था, इससे क्या फ़ायदे हुए, क्या हानियाँ हुई और क्या क्या देश में सुधार हुए, वो सब अपन एक वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें से प्रश्न लगभग बनता ही बनता है, तो ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद में हरित क्रांति की चर्चा करूं तो हरित क्रांति जो शब्द है वह विश्व स्तर पर विलियम ग्रेड ने दिया, जो कि एक यूएसए के निवासी थे। जनक की मैं बात करूं तो नॉर्मन बोरलॉग। भाई हरित क्रांति कौन करेंगे? नॉर्मल लोग करेंगे ना। तो नॉर्मल से याद रखना है, नॉर्मन बोरलॉग, इतना याद रखना। अगर अपन कोई काम करेंगे तो अपन को ग्रेड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो इसका जनक कौन? विलियम ग्रेड, या जो जिसने शब्द किसने दिया? विलियम ग्रेड ने। और जनक है इसके नॉर्मन बोरलॉग। दोनों यूएसए के हैं। इसका विश्व स्तर पर जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और बात करूं मैं अपने भारत की, तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, कहा जाता है। फर्स्ट हरित क्रांति क्या थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो पढ़ते हैं अपन। पहली हरित क्रांति का लाने का तात्पर्य है कि कृषि या फसल के उत्पादन में वृद्धि की जाए, ज़्यादा वृद्धि की जाए। अब इसका आधार क्या रखेंगे कि उच्च उपज वाले बीज, जो ज़्यादा उपज देंगे वही बीज इसके आधार रखे गए। और पहली हरित क्रांति का जो वर्ष था 1966 से 1967 तक, मतलब कि एक वर्ष की योजना थी। मैं बात करूं कि हरित क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, देखते हैं। 1958 में इंडियन एग्रो सोसाइटी की स्थापना की गई। इंडियन एग्रो सोसाइटी, कृषि में सुधार के लिए 1958 में इंडियन एग्रो सोसाइटी कमेटी की स्थापना की गई, जिसमें इसके सुझाव के आधार पर भारत में आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया गया। इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना की, जो कि कृषि में तबादले या बदलाव के आधुनिक तरीके का बढ़ावा दिया या आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया। उसके पश्चात इसके फलस्वरूप 1960 में कुछ चुने हुए जिलों में कुछ ही ऐसे क्षेत्रों को मान्यता दी गई। उसमें IADP को शुरू किया गया, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। जिला कह रहा हूँ, है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम कुछ जिलों में था, इसलिए क्या हो गया, सफल हो गया। उसके बाद में इससे प्रेरित होकर 1963 में IAAP, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, एरिया प्रोग्राम, विभिन्न जिलों को इसमें शामिल किया गया। उसमें कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। इसमें कुछ क्षेत्रों, अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। अब इसमें क्या अपनाया गया? विभेदीकरण। मैं आपको बता दूं कि इन जिलों में कृषि हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई। इस कारण यह कार्यक्रम भी सफल रहा था। अब 1963 की जो अपनी बात चल रही है कि IAAP को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों को शामिल करके क्षेत्र निर्माण किया गया। उसमें कृषि उत्पादन हेतु फसल विभेदीकरण मैंने बताया, विविधता की किन किन तरीकों से फसलों का उत्पादन किया जाए या अपनाया जाए या बढ़ाया जाए, एवं कृषि विकास हेतु आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई। और अंततः ये कार्यक्रम भी क्या रहा? सफल रहा। इन दो कार्यक्रमों के कारण, कौन कौन से? 1960 और 1963 के कार्यक्रमों के कारण इनसे प्रेरित होकर पहली हरित क्रांति को शुरू किया गया, जो कि एक वर्षीय योजना थी।
अब आगे देखते हैं हरित क्रांति के लाभ क्या थे, हानियां क्या थी। अब बात करूं मैं हरित क्रांति के लाभ और हानियों के बारे में कि हरित क्रांति का जो पहला वर्ष था 1966 और 1967 के में, तो उसमें क्या लाभ हुए और क्या हानियां हुई। हरित क्रांति को अपनाने के लाभ और हानियां क्या क्या रही थी। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाई कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग किया तो वृद्धि तो होगी ना। मुख्यतः किन किन फसलों पर जोर दिया गया, गेहूं और चावल। अब आप भी सोचो कि गेहूं और चावल पर जोर देंगे तो बाकी वाली फसलें डाउन होगी अपने आप ही, तो एक हानि तो यहीं से पता चल रही है। इसका विपरीत क्या हो गया कि चने और दालों में विशेषकर कमी आ गई, कुछ स्तर पर आत्मनिर्भरता आ गई व निरंतर राष्ट्र हो गया। चावल और गेहूं की अधिकता होगी तो कुछ स्तर पर ही आत्मनिर्भरता आएगी। जैसे गेहूं बढ़ रहा है, 50% अपने पास सेफ पड़ा है, 50% पड़ा है, तो उसका निर्यात ही करेंगे और तो क्या करेंगे। आय व फसल में वृद्धि, हाँ मान लिया कि आय और फसल में वृद्धि हो गई, अगर बेचेंगे निर्यात करेंगे तो उसमें आय बढ़ेगी और फसल में वृद्धि के लिए ही इसको अपनाया गया। और कच्चा माल जहाँ से प्राप्त होगा तो उद्योगों के लिए आधार प्रदान किया जाएगा। जैसे गेहूं को भूसे से अलग करने थ्रेशिंग मशीन वगैरह, बहुत सारी मशीनीकरण का इसमें एक नाम और ऐड कर सकते हैं, मशीनीकरण, मशीनों का उपयोग। मशीनों का उपयोग भी इसमें ले सकते हैं कि कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। अब हानियां मुख्यतः देखें तो क्या थी कि आय में असमानता, जो एक्सपोर्ट करेगा उसको तो फायदा है भाई, जो गरीब है वो तो एक्सपोर्ट कैसे करेगा, इतना कांटेक्ट होगा नहीं, सूचना के स्रोत नहीं होंगे, तो अमीर और अमीर हो गया। अमीरों के पास उस समय ज़मीनें बहुत सारी थी, तो क्या करते कि गरीबों को दिन मजदूरी पर रख देते, तो मजदूरी को कम देते थे और ऐसी असमानता आई कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब और अमीर गरीब होते गए। उसके बाद में मशीनों के कारण बेरोजगारी बढ़ी। यहाँ पे बात की मैंने मशीनों के उपयोग की, ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो मनुष्य के तो हाथ कट जाएंगे ना, कि भाई उनके हाथों से जो काम पहले होता था। हाँ, एक चीज़ फ़ायदा है कि मशीन से काम जल्दी होगा, परंतु जल्दी के चक्कर में भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो कि गरीब रह रही है, भूख मर रही है, उनका क्या होगा। उसके बाद में शहरीकरण की प्रवृत्ति, जो लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा कमाने के चक्कर में शहर में जाते हैं, वो वहीं पे बस जाते हैं। ये हानि कि गांव की ज़्यादातर जनसंख्या शहर में जाकर बस जाती है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि भी हो जाती। कृषि की लागत बढ़ी, अब कृषि उत्पादन ज़्यादा होगी तो लागत तो ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि मशीनों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा रसायन व उर्वरक से भूमि के उपजाऊपन में भी कमी आई। ज़्यादा जिस चीज़ का उपयोग करेंगे वह नुकसान ही है। मनुष्य और जीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे कि कछुए की बात करें तो परंपरागत मित्र था, जो कि मिट्टी को उथलने फुरने का काम केंचुआ करता था, जो बहुत सारे उर्वरकों या रसायनों के कारण वो भी नष्ट होता जा रहा है। मैंने अभी बात की कि गेहूं और चावल पर ज़्यादा ध्यान दिया तो सर्वाधिक कमी किस में आ गई, चने में, और दालों में विशेषकर कमी आ गई। ये कुछ ही क्षेत्रों में बढ़ी क्योंकि इससे कुछ ही फसलों को लाभ मिल रहा था, सभी फसलों को लाभ मिल नहीं रहा था। आगे बात करूं तो अगर हम पहला प्रयास करेंगे तो उसमें असफल रहेंगे तो दूसरा प्रयास करने की कोशिश तो करेंगे ना। इसीलिए पहली क्रांति से असफलता प्राप्त करके दूसरी क्रांति करने का प्रयास किया गया। द्वितीय हरित क्रांति शब्द है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिया गया, जिसकी औपचारिक शुरुआत राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 से मानी जाती है। द्वितीय हरित क्रांति को इंद्रधनुष क्रांति भी कहा जाता है। सारी जो क्रांतियाँ थी, जो 12 क्रांतियाँ मिलाकर एक क्रांति बनती थी, उसे संयुक्त रूप में इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता था, जिस पर बल दिया गया। आगे बात करूँ, द्वितीय हरित क्रांति रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों पर
बल दिया गया। अब जैविक उर्वरक कौन कौन से? राइजोबियम, नील हरित, शैवाल, अजोला और नीम की पत्तियां। एक है एजेक्टोबैक्टर, एजेक्टोबैक्टर। एजेक्टोबैक्टर। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो कम लागत पर अधिक उत्पादन रखा गया था। इसी प्रकार हरित क्रांति समाप्त हुई और कृषि टॉपिक भी समाप्त हुआ।